हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर। तो इस चैप्टर को दो हिस्सों में आप पहले तो कैटेगराइज कर दीजिए भाई कि शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर। तो पहली तो बात तो ये कर रहा है चैप्टर में शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां, यानी कि फिजिकल एजुकेशन में किस प्रकार से प्रवृत्तियां बदल रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उसके हम बात करेंगे। चाहे वो इक्विपमेंट को लेकर हो, चाहे वो खेल सतह को लेकर हो, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के अंदर हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम शरीर प्लस स्पोर्ट्स, ठीक है, यानी शिक्षा को हम खेलों के साथ जोड़ देते हैं, हेल्थ के साथ जोड़ देते हैं, तो आपकी शारीरिक शिक्षा हो जाती है। तो इसके बारे में आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर। और फिजिकल एजुकेशन के अंदर आप क्या करियर बना सकते हो, इसके बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, और वैसे भी ठीक है, अगर आप फिजिकल एजुकेशन में कुछ करना भी चाहते हैं जिंदगी में। समझ आ गया। बाकी ये सिलेबस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11th ES पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ ही पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि भाई शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन है क्या। देखिए, मैं बता चुका हूं यहाँ पर शारीरिक शिक्षा, दो वर्ड से आपको ये वर्ड बना हुआ है, ठीक है, शारीरिक प्लस शिक्षा, ठीक है, तो एक शारीरिक और एक आपका शिक्षा। तो जब हम शिक्षा को शरीर से जोड़ दे रहे हैं, जब हम शिक्षा को शरीर से जोड़ दे रहे हो, आपकी शारीरिक शिक्षा बन जाती है। अब शरीर के अंदर आपका मस्तिष्क भी आता है, सबके सारे अंग आते हैं, तो सबके बारे में बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में, ठीक है। और जब आप शरीर है तो शरीर से आप खेल भी खेलते हो, तो वो आपके शरीर पर किस प्रकार से इम्पैक्ट डालता है, क्या क्या गुणों का विकास करता है, जब इन सबका अध्ययन करते हैं तो आपकी शारीरिक शिक्षा आपकी वो बन जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब थोड़ी बुकिश लैंग्वेज भी देख लेते हैं भाई। देखो, तो शारीरिक शिक्षा क्या है, शिक्षा का वो भाग होते हैं जिसमें हम स्वास्थ्य, खेल खिलाड़ी, टूर्नामेंट, पोषण, चोट, शरीर और इसके जितने भी भाग है, मस्तिष्क हो गया, अंग हो गया, आत्मा, इन सबका अध्ययन करते हैं और ये किस प्रकार से यूजफुल होते हैं इंसान के लिए, उसकी बॉडी के लिए। तो जब हम इस चीज का अध्ययन कर रहे होते हैं वो फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं। समझ आ गया भाई, कोई डाउट यहाँ पर तुम्हारा नहीं रहना चाहिए। अब इसका लक्ष्य क्या है भाई, फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। ये पढ़ाया इसलिए जा रहा है, इसका गोल यही है कि ताकि जो बच्चा इसको पढ़े उसका सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। क्या ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि उसका सामाजिक रूप से विकास हो जाए, मानसिक रूप से विकास हो जाए और उसका शारीरिक रूप में उसका विकास हो जाए, ठीक है। यानी हर एस्पेक्ट में क्या हो जाए, उसका विकास हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सर्वांगीण विकास हो जाएगा, ठीक है। आप शरीर से बहुत पुष्ट होने का मतलब बहुत हेल्दी हो, लेकिन आप दिन भर टेंशन में रहते हो तो आपका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, ये फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य होता है। और अब इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है कई बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, जब हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो शारीरिक विकास पहला उद्देश्य इसका होता है, दूसरा मानसिक विकास करना, सामाजिक तालमेल बैठाना, कह लो सामाजिक विकास करना, भावनात्मक स्थिरता लाना, यानी इमोशन में क्या लाना, थोड़ी रुकावट लाना, ठीक है, पिघल नहीं जाना चाहिए हमें हर सिचुएशन में, तो भावनात्मक स्थिरता लानी है और आध्यात्मिक विकास करना है। तो ये क्या है, उद्देश्य है फिजिकल एजुकेशन के। और जब आपका सभी तरीके से विकास हो जाएगा, जब जिस दिन, या कह लो जब आपके सारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे या इन सब में पुष्ट हो जाओगे अच्छे से, चाहे वो भावनात्मक रूप से आ जाए, आध्यात्मिक रूप से आ जाए, मानसिक रूप से आ जाए, वो शारीरिक रूप से आ जाए, तब आपका सर्वांगीण विकास हो जाता है। ध्यान रखना, वो उसका लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कुछ उद्देश्य बनाए हैं, जब इन उद्देश्यों को पूरा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगीण विकास होगा, सीधी सी बात है, ध्यान रखना। तो वन बाय वन इनकी बात करते हैं भाई कि शारीरिक विकास किस प्रकार से, मानसिक विकास किस प्रकार से, ऐसे। देखिए, अगर मैं शारीरिक विकास की बात करता हूँ तो शारीरिक शिक्षा है कि आपको बता चुका हूं मैं। तो ये शिक्षा को शरीर से जोड़ देती है। जहां पर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, इसके अंदर खेल वगैरह सब आ जाता है आपका शारीरिक शिक्षा के अंदर, जिससे एक बच्चे का शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक शिक्षा हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है, ध्यान रखना। और ये हमें ताकतवर और स्वस्थ बनाती है। और बोलोगे स्वस्थ कैसे बना देती है भाई, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का करिकुलम में होती है ये सब चीजें, गतिविधियां सारी ऐड करी जाती हैं, जिससे बच्चा हेल्दी होता है, ठीक है। और इससे हमारा वजन ठीक रहता है, शक्ति और सहन शक्ति बढ़ती है, तेजी आती है, लचक आती है, और हमारे सभी अंग सही तरीके से काम करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हमारा शरीर ढंग से काम कर रहा होता है, हम शरीर को सही डेली एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, हमारा वजन हो गया, चाहे हमारी स्ट्रेंथ की बात आ जाए, शक्ति की बात आ जाए, चाहे वो सहन शक्ति की बात आ जाए। सहन शक्ति क्या होती है कि आप कितनी देर तक थकने के बावजूद भी काम कर सकते हैं,
ठीक है, वो सहन शक्ति में आपकी आ जाती है, जिसको हम सहन क्षमता भी बोल देते हैं, और लचक यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सब जो है ये फिजिकल एजुकेशन की वजह से ही आती है, और जब ये एक व्यक्ति के अंदर आता है तो इसका मतलब क्या है, उसका शारीरिक विकास हो रहा है। समझ आया? आगे चलो। उसके बाद मानसिक विकास। तो भाई फिजिकल एजुकेशन से हमारा मानसिक विकास भी हो जाता है। तो इसका उद्देश्य है कि मानसिक विकास करना है, वो होगा कैसे? तो शारीरिक शिक्षा से हमारा ध्यान, सतर्कता और योजना बनाने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के अंदर ऐसे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आपको बताते हैं ध्यान के बारे में, ठीक है, सतर्कता के बारे में, योजना के बारे में बताते हैं, जिससे बच्चा सीखता है कि भाई योजना का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ध्यान क्यों जरूरी हो जाता है। तो जिससे उसका मानसिक विकास होता है और उसको जिंदगी में अप्लाई भी करवाया जाता है। समझ आ गया? जिससे क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास होता है। तो इसका उद्देश्य होता है मानसिक विकास करना, वो इस प्रकार से होता है। और ये पढ़ाई के साथ साथ गतिविधियों का भी ज्ञान देती है। ठीक है भाई, गतिविधि यानी कि एक्टिविटीज, चाहे वो खेल कूद के लिए हो जाए, चाहे वो और कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है आपकी एक्टिविटी हो जाए। तो ये पढ़ाई के साथ साथ गतिविधि पर भी ध्यान देता है, जिससे बच्चे का ध्यान तो बढ़ता ही बढ़ता है, और उसका मन भी जो है एकाग्र होता है पर्टिकुलर चीज पर, जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति और मन को अच्छा महसूस करने वाले हार्मोन जैसे कि डोपामीन पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। ठीक है, देखिए, जब हम बुकिश नॉलेज के अलावा या बस पढ़ते पढ़ते ही जा रहे हैं तो हमारा ना एक मेंटल प्रेशर हमें फील होता है। लेकिन जब हम पढ़ाई के साथ कुछ गतिविधियां भी कर रहे हैं जो कि फिजिकल एजुकेशन पॉसिबल बनाती है, बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। जब मैथ साइंस या जब दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पोल साइंस वगैरह, तो आपको कभी भी भाई गतिविधि नहीं कराई जाती है। लेकिन जब फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हो तो बच्चे को बाहर भी ले जाया जाता है खेलने प्ले ग्राउंड में, है ना। तो इससे क्या होता है, उसके जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो अच्छा महसूस कराते हैं एक पर्सन को, उस पर सकारात्मक यानी पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है डोपामीन। तो डोपामीन आपका वो हार्मोन होता है जो आपको खुशी के लिए जिम्मेदार होता है, आपको किसी से इंस्पायर होते हो उसके लिए जिम्मेदार होता है ना। तो कहीं एक्साइटमेंट आपको हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार आपका डोपामीन हार्मोन ही होता है, वो रिलीज होता है तब आपको खुशी वगैरह महसूस होती है। तो इस पर सकारात्मक प्रभाव डलता है। इन सब से ध्यान रखना गतिविधियों से जो पढ़ाई के साथ कराई जाती है। तो समझ आ रहा है, तो मानसिक विकास करना हो जाएगा। ऐसे आपका सामाजिक तालमेल। तो जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, इसमें स्पोर्ट्स तो आता है, इसमें खेलते हैं बच्चे, तो यहाँ पर वो मुकाबला करना सीखते हैं, अपनी टीम के साथ तालमेल बनाना सीखते हैं, जो कि एक समाज का भी एक मुख्य सेंटर हम कह सकते हैं। जब हम एक सोसाइटी में आप रहते हो तो वहां पर लड़ाई झगड़े तो होते हैं, वहां पर आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे तालमेल बनाना है सोसाइटी के अंदर बाकी लोगों से, तो ये आपको आना चाहिए। तो कैसे आता है, फिजिकल एजुकेशन से आता है, जिसको हम सामाजिक तालमेल कहते हैं। क्योंकि जब बच्चा फिजिकल एजुकेशन पढ़ता है तो वो खेल भी खेल रहा होता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, वहां पर तालमेल और मुकाबला एक कंपलसरी पार्ट होते हैं। ठीक है ना। तो मुकाबला और तालमेल खेलों का मुख्य बिंदु, जिससे अनुशासन, ईमानदारी, समाजीकरण का मतलब क्या हो गया, जब बच्चा खेल खेलता है या टीम वगैरह बनाता है तो बाकी टीम के साथ वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, कोई कंपटीशन करता है, तो वहां पर वो बाकी टीमों से मिलता है, दोस्ती बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं समाजीकरण बोलते हैं। ठीक है, नेतृत्व। जैसे अब कोई टीम का लीडर तो होगा, वो नेतृत्व करेगा। नेतृत्व मतलब होता है नेता जो पूरी टीम को लीड कर रहा होता है, तो वो नेतृत्व जैसे गुणों का एक व्यक्ति में समावेश होता है। इसको हम बोलते हैं सामाजिक विकास या सामाजिक तालमेल। ठीक है, तो ये खेलों के माध्यम से जितने भी गुण हैं ये विकसित होते हैं, जो उसको एक समाज में एक सकारात्मक सकारात्मक कह रहा सॉरी एक सक्रिय नागरिक बनाने का काम भी करते हैं। सक्रिय यानी कि एक्टिव। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चले। उसके बाद भावनात्मक स्थिरता। अब आप मुझे बताओ कि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो वहां पे हार जीत, खुशी, ठीक है, गुस्सा, ये सब लगा रहता है। ठीक है, तो इस पे आपको कैसे कंट्रोल करना है, या फिजिकल एजुकेशन पढ़ के सीख जाते हो। ठीक है, और ये आपको रियल लाइफ जिंदगी में भी ना ये काम आता है। ये भाई कहाँ पर सिचुएशन, किस जगह पे क्या सिचुएशन है, आपको कैसे वहां पे आपको कंट्रोल करना है अपने ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना। तो हार जीत, खुशी, धैर्य, आक्रमण, प्रेम, भय, गिरना उठना, ये सब शारीरिक शिक्षा में सभी समाहित होते हैं, क्योंकि सिखाया जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, दीज आर पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और ये व्यक्ति में स्थिरता और असल जिंदगी में आने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं उसमें सकारात्मक और स्थिर रहने की क्षमता विकसित करते हैं बच्चे के अंदर, जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ता है उसके अंदर। समझ आ गया? क्योंकि हार जीत, धैर्य, ठीक है भाई, आक्रमण कर देना। आक्रमण कहने का मतलब है भाई किसी अब ओपोनेंट, जब तुम खेल रहे होते स्पोर्ट्स वगैरह तो किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो आक्रमण वाली बात वहां पर आ जाती है। ठीक है, प्रेम भाव से रहना, जो कि आपस में जो बच्चे रहते भी जो गेम खेल रहे होते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये रियल लाइफ में जब स्कूल के बाद जो जिंदगी जीते हैं, ये मेजर पार्ट आपको देखने को मिलेगा अपनी जिंदगी में। तो ये आप फिजिकल एजुकेशन से सीख जाते हो, या फिजिकल एजुकेशन से सीख जाते हो। तो इस सबका भावनात्मक विकास भी होता है, उद्देश्य है ये। ठीक है, भावनात्मक स्थिरता आपके अंदर आती है फिजिकल एजुकेशन पढ़ने से।
आगे चलो, उसके बाद आध्यात्मिक विकास, ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि प्रकृति से लगाव होना, प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करना, माफी देना, माफी मांगना, ठीक है, शांति से रहना, संतोष यानी संतुष्ट हो जाना पर्टिकुलर चीज में, ठीक है, के साथ शिष्टाचार के साथ रहना। शिष्टाचार के साथ मतलब होता है कि अच्छे से रहना, बिना किसी को उल्टा सीधा बोले, तो इसको शिष्टाचार बोलते हैं, रहना। ये सब समझ रहे हो? तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर ये सब सिखाया जाता है कि भाई प्रकृति से लगाव हमें करना चाहिए, प्रकृति के नियम के अनुसार हमें चलना चाहिए, ठीक है, माफी देने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, ठीक है, माफी मांगना, ये सब जो है सिखाया जाता है। और शारीरिक शिक्षा के द्वारा ये जितनी भी बातें मैंने ऊपर बताई आपको, ये सब सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ठीक है, हमारे जीवन में। और इन सबके क्या होते हैं? सकारात्मक प्रभाव होते हैं और जीवन पर सकारात्मक प्रभाव ये डालते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जीवन पर क्या है? सकारात्मक प्रभाव ये डालते हैं। समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया। पहला टॉपिक तो हमें क्लियर कर लिया भाई, जो कि आपका सिलेबस में है। अब दूसरा टॉपिक क्या दे रखा है कि भाई भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि भाई स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के अंदर शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन का विकास किस प्रकार से हुआ है। क्या ये उड़ता हुआ हमारे सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में आ गया? नहीं, इसको धीरे धीरे लाया गया है कि भाई शारीरिक शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी इंडिया के अंदर, तो इसको सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया। तो यही आपको बताना है, यही टॉपिक में आप पढ़ोगे कि भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ है, ठीक है भाई, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद। देखिए, तो सबसे पहले जो 1948 में जब हमारा देश आज़ादी हुआ था, 1947 के बाद लगभग 1 साल ही हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ। भारत सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई जिसका नाम था ताराचंद समिति। क्या? जिसका नाम क्या था भाई? ताराचंद समिति। तो देखो, जब देश आज़ाद हुआ ना, तो हमारे देश में ना एक यार नीड हमें को महसूस हुई। क्या? कि हमारे देश में ना, हमारे देश को आगे ले जाना, तो वो शिक्षा एक माध्यम है, यानी कि एजुकेशन एक माध्यम है, और शिक्षा के साथ खेलों का भी अपना एक महत्व है, ठीक है, क्योंकि शिक्षा प्लस खेल बहुत जरूरी हो जाते हैं अगर हम किसी पर्टिकुलर कंट्री को आगे बढ़ना है, ऐसा माना गया, ठीक है। तो ऐसे में एक समिति बना दी गई, ताराचंद समिति, गवर्नमेंट द्वारा। अब इसका काम क्या था? तो समिति ने भारत में खेलों के स्तर में केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन संस्थान की स्थापना और सुधार लाने के लिए अनुशंसा करी। जब इसकी समिति का गठन कर दिया गया, तो समिति ने भारत में खेलों के स्तर में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, खेलों के स्तर में भाई केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन संस्थान, यानी कि सेंट्रल लेवल पर शारीरिक शिक्षा संस्थान बनाए जाएं, ठीक है, मनोरंजन संस्थान की स्थापना करने के लिए, ठीक है भाई, शारीरिक शिक्षा के संस्थान बनाना और मनोरंजन के लिए, यानी टाइम टू टाइम यहाँ पर कंपटीशन वगैरह हुए खेल के लिए, तो उसकी स्थापना करने के लिए अनुशंसा करी गवर्नमेंट से, ठीक है, भारत में। समझ आ गए? समिति ने करा। अब धीरे धीरे देखो किस प्रकार से फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और 1950 में शारीरिक शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए क्या बनाया गया? एक शारीरिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया गया, जो कि सेंट्रल लेवल पर था, ठीक है, ताकि जो भी शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड जो भी सलाह देनी है, ठीक है, परामर्श देना है, तो वो यहीं पर ही दिया जाता था, ठीक है भाई। तो 1950 में बनाया गया था ये शारीरिक शिक्षा से संबंधित जितने भी मामले हैं, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो शिक्षा के अंदर ऐड करने की बात हो, वो सभी, तो उसके लिए केंद्रीय शारीरिक शिक्षा सलाहकार, यानी जिसको हम परामर्शी भी बोलते हैं, तो ये परामर्शी बोर्ड भी आप इसको कह सकते हो, ये बनाया गया। उसके बाद 1951 में क्या होता है भाई? प्रथम एशियाई खेल होते हैं, ध्यान आपको रखना, कहाँ पर? नई दिल्ली में। और आयोजन से जो है ना, अब हुआ क्या, भारतीय जो युवा यानी जो इंडियन यूथ था उस टाइम पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए, क्योंकि देश आजाद हुआ था, तो यूथ को पता ही नहीं भाई मैं करना क्या है, ठीक है, कोई उनकी कुछ इंस्पिरेशन नहीं है। लेकिन जब देखा भाई इंडिया के अंदर 1951 में नई दिल्ली में अपने क्या होते हैं भाई, प्रथम एशियाई खेल आयोजित होते हैं, तो भारतीय यूथ जो है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने के लिए भाई इंस्पायर हुआ, प्रेरित हुआ कि भाई हम तो इंटरनेशनली भी पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। समझ आया? आगे चलो भाई। उसके बाद 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद, या अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना हुई, ठीक है, और सरकार और विभिन्न राष्ट्रीय खेल महासंघों के मध्य आर्थिक मामलों में मध्यस्थता के लिए बनाई गई थी, ध्यान रखना। तो 1954 में जो अखिल भारतीय खेल परिषद बनाई गई, ये सरकार, ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना करी गई वो सरकार के बीच, सरकार और जितने भी राष्ट्रीय खेल हैं, जितने भी राष्ट्रीय खेल महासंघ है, उनके बीच जो आर्थिक मामले हैं उसके बीच मध्यस्थता करने के लिए, यानी यहाँ पर एक कह सकते हो बिचौलियापन, ठीक है, ध्यान रखना, 2 मिनट। देखो,
तो आपके सरकार और जितने भी खेल से रिलेटेड महासंघ हैं आपके, ठीक है, उनके बीच में जो भी आर्थिक मामले हैं, पैसों का लेन देन है, कितना खर्चा आपका पर्टिकुलर आएगा, ठीक है, तो इसके बीच में मध्यस्थता कौन करता था? यही परिषद करती थी, अखिल भारतीय खेल परिषद। तो बनाई भी इसलिए गई थी ताकि सरकार और जितने भी खेल संबंधित महासंघ है उनके बीच में पैसों का लेन देन जो पर्टिकुलर नीड है उसके बीच मध्यस्थता करनी है, सलाह का काम करना है, वो यही करेगा। समझ आ गया। और 1957 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान बनाया जाता है। आपको देख रहे हो किस प्रकार से धीरे धीरे जो है खेलों से रिलेटेड संस्थान बनाए जा रहे हैं ताकि शारीरिक शिक्षा को, फिजिकल एजुकेशन को प्रोत्साहन यहाँ पर आपका दिया जाए। समझ आ गया। तो 1957 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान बनाया जाता है। आगे मैं चलूं, और विभिन्न खेलों में योग्य प्रशिक्षकों की उपलब्धता के लिए 1961 में राष्ट्रीय खेल संस्थान, जिसको हम NIS भी कहते हैं, की स्थापना मोतीबाग पटियाला में की गई। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो विभिन्न खेलों में योग्य प्रशिक्षक यानी अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए जो ट्रेनर हैं उनकी उपलब्धता हो, उनकी अवेलेबिलिटी हो, इसके लिए 1961 में क्या करा गया भाई? राष्ट्रीय खेल संस्थान बनाया गया जो कि प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों को उपलब्ध कराया अलग अलग खेलों के लिए। समझ आ गया। कहां पर स्थापना करी गई? मोतीबाग पटियाला में। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलो। और भारत में एशियाई खेलों के आयोजन से 1982 में देश में खेलों की बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि हुई। आपको पता है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। भारत में एशियाई खेलों के आयोजन से क्या हो गया, जो कि आपका 1951 में हुआ था, तो उसके बाद ये नीड महसूस हुई कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी खेल सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, जो कि इंडिया में उस टाइम पर नहीं थी, होनी चाहिए। तो 1982 में देश में खेलों की बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि हुई, यानी कि 1982 में जितने भी बेसिक नीड्स होते हैं खेल से रिलेटेड वो जो है बना दिया गया। ठीक है, जैसे स्टेडियम हो गया, चाहे बहुत सारी चीज़ें होती है जो खेलों से रिलेटेड होती है वो बनाना स्टार्ट होने लग गई। और 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI, जिसको हम साई बोलते हैं, इसकी स्थापना करी। और यहाँ से आपका MCQ क्वेश्चन बनता है, पहले कह रहा हूँ। ठीक है, साई की स्थापना कब करी गई, यानी भारतीय खेल प्राधिकरण, तो 1984 में करी गई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो जिसका कार्य क्या, खेलों के दुनिया में ढांचे और सुविधाओं का रखरखाव करना है। समझ आ गया कि भाई 1984 में जो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई, जिसका मेनली काम क्या था, खेलों की दुनिया में ढांचे और जितने भी सुविधाएं हैं उसका रखरखाव करना और उसको विकसित करना। समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। और 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। और 2018 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको हम CBSE भी कहते हैं, शारीरिक शिक्षा को 9 से लेकर 12th कक्षा तक अनिवार्य विषय घोषित भी कर दिया। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो 2010 में नई दिल्ली में जब राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन किया जाता है, और 2018 के अंदर जो CBSE है उसने 9 से लेकर 12 तक इसको क्या कर दिया भाई, कंपलसरी कर दिया। ठीक है, आप बोलोगे 9 10 में तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत जगह होता है, ध्यान रखना। अगर बहुत से बच्चे 11 12 से पढ़ते हैं। समझ आ गया भाई क्या कह रहा हूँ मैं? तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका विकास होता है, आपका यानी कि शारीरिक शिक्षा का विकास होता है। ठीक है, आपका नहीं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस किस प्रकार से शारीरिक शिक्षा का विकास हुआ, कैसे इसको पाठ्यक्रम में ऐड कर दिया गया, ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, खेलों में बदलती प्रवृत्ति, जो आपके चैप्टर का नाम भी था, शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां। तो यही बात करेंगे कि भाई किस प्रकार से खेलों के अंदर जो है प्रवृत्तियां बदल रही हैं। ठीक है, प्रवृत्तियां मतलब कि पहले कुछ होता था अब कुछ होता है, यानी कि पहले जमीन पर खेला जाता था अब आसमान में खेला जाता है, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं, ध्यान रखना। पहले का मतलब पहली सतह कुछ और होती थी, मिट्टी पे खेलते थे, लेकिन आज के टाइम पे आर्टिफिशियल लोग मैट बनाने लग गए हैं, है ना। जो आप देखते हो ये आर्टिफिशियली बनाया गया है ये। ठीक है, लोगों ने खुद डेवलप करा है इसको। इसकी बात कर लो, पहले लोग मिट्टी पे खेल लिया करते थे, तो ये प्रवृत्ति बदल रही है, वो खेलने की सतह बदल रही है, तो उसको हम बोलते हैं प्रवृत्तियां बदलना। समझ आ रहा है? आगे चलो। देखो, अगर मैं खेल सतह की बात करूं तो दो तरह की सतह हमें देखने को मिलती है, खेल प्राकृतिक सतह और दूसरी हमें देखने को मिलती है कृत्रिम सतह। प्राकृतिक सतह जो कि नेचुरली है, यानी कि आपकी मिट्टी हो गई, घास पे खेलना हो गया, लकड़ी का मैदान हो गया। लेकिन कृत्रिम सतह की बात करूं तो सिंथेटिक घास, जो कि मतलब नेचुरली घास नहीं उगाई गई है, वो सिंथेटिक रूप से घास वो उगाई गई है। ठीक है, और उस पर क्या है, हम यहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं। मैट हो गया आपका, सिंथेटिक ट्रैक हो गया, डामर हो गया, आपका सिंडर ट्रैक हो गया। ठीक है, ये आपकी कृत्रिम सतह होती है, ध्यान आपको रखना है। आगे चलो। और कृत्रिम घास जो है ना, 1966 में
तो कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल होता है, यानी कि जो इंसानों द्वारा कुछ डेवलप करा जाता है, नेचुरली ना हो तो कृत्रिम बन जाता है। तो कृत्रिम घास 1966 में प्रमुखता से पहली बार एस्ट्रोडेम टेक्सोस, ठीक है, या टेक्सास जो कि यूएस के अंदर है, में उपयोग में लाई जाती है। समझ आ रहा है? तो कृत्रिम घास सबसे पहले 1966 में यूएस में यूज में लाई गई है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे चलो। उसके बाद सिंथेटिक घास मैट हो गई। इस सब के महत्व और फायदों को देखते हुए आज हर खेल की जो वैधानिक संघ है, समिति द्वारा से मान्यता प्राप्त है। ठीक है भाई, तो आज के टाइम पे मैट हो गया, सिंथेटिक घास हो गई, जो कि नेचुरली जो घास होती है उस पर डिपेंड ना होकर, तो इसके जो फायदे है ना और जो महत्व है सिंथेटिक घास और मैट के, जितने भी वैधानिक संघ है जो कि इन सब के निर्णय लेती है खेल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो उन सब ने क्या इसको मान्यता प्राप्त कर दी है, ध्यान रखना। आगे चले। देखो, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक सतह और कृत्रिम सतह में। ठीक है भाई, कौन ज्यादा टिकती है। देखो, अगर मैं बात करूँ स्थायित्व की, स्थायित्व मतलब हो गया कौन ज्यादा देर तक चल सकती है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका स्थायित्व की बात आ जाएगी। तो स्थायित्व की बात करूं तो प्राकृतिक सतह आपकी कम समय के लिए कारगर है, ध्यान रखना, बार बार उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। और अधिक समय के लिए आपकी जो कृत्रिम समय सतह है, ठीक है, सतह मतलब कि जैसे देखो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, एक सतह पर खड़ा हूँ, ऐसे जो जहाँ पर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं वो भी एक सतह पर खेले जाते हैं ना भाई, ध्यान रखना। तो एक तो भाई प्राकृतिक सतह हो जाएगी, जैसे आप कहीं ग्राउंड में खेल रहे हैं, मिट्टी वगैरह पे खेल रहे, जो घास नेचुरली हुई है वहां पर खेल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर बार बार बारिश आएगी तो पानी भर जाएगा, तो फिर से उसका रखरखाव करना पड़ेगा। लेकिन कृत्रिम सतह में ऐसा नहीं होता है, ये अधिक समय के लिए भाई चल जाती है, अगर हम प्राकृतिक सतह की बात करते हैं। अब रखरखाव की लागत की बात करूं कि भाई रखरखाव में बहुत खर्चा आएगा। किस में आएगा रखरखाव में? प्राकृतिक सतह में अगर आपको रखरखाव करना है तो उसकी लागत ज़्यादा आती है, और कृत्रिम सतह में बस एक बार खर्चा आपका होगा, उसके बाद उसकी जो लागत है वो कम आ जाएगी रखरखाव करने की। जल निकासी की बात करूं कि भाई किस सतह से पानी इजीली निकल सकता है। देखो, तो जल निकासी भाई जटिल है। प्राकृतिक सतह में जो नेचुरल सरफेस है आपका, वहां पर काफी मुश्किल है पानी निकालना, लेकिन जो कृत्रिम सतह है वो वहां पर काफी सरल होता है, क्योंकि पानी जो है वो तो भाई आर्टिफिशियली बनाया गया है ये सतह। तो यहाँ पर तो पानी जमीन के अंदर जाएगा भी ना यहाँ पे कीचड़ वगैरह होगी, तो वहां पर बनाया ही ऐसा सिस्टम जाता ताकि पानी इजीली निकल जाए, लेकिन कृत्रिम सतह में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद पानी की जरूरत, भाई सतह है, पानी की जरूरत सबको पड़ती है, लेकिन प्राकृतिक सतह को अधिक पड़ती है। ठीक है, और कृत्रिम सतह को पानी की जरूरत बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर। उसके बाद उपयोग की बात करूं तो विराम की जरूरत होती है भाई, अगर हम लगातार जमीन को यूज कर रहे हैं प्राकृतिक सतह को, तो वो धीरे धीरे अपना जो है ना वो जमीन बेकार हो जाएगी, यूज के लिए रहेगी नहीं। तो जब एक बार यूज कर लेते तो उसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ना भी होता है, तो यानी विराम की जरूरत पड़ती है प्राकृतिक सतह को। लेकिन आपकी जो कृत्रिम सतह को लगातार यूज में लाया जा सकता है। प्रभाव की बात करूं तो बारिश का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, वो जमीन कीचड़ बन सकती है वहां पर, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन आपकी जो कृत्रिम सतह है यहाँ पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, कोई कीचड़ वगैरह नहीं होगी, कोई आपका नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है? उसके बाद कीटनाशक दवाइयों की बात करूं तो प्राकृतिक सतह में प्रयोग में लाई जाती है, और आपकी जो कृत्रिम सतह यहाँ पर कोई प्रयोग में नहीं लाई जाती। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि जो भाई प्राकृतिक सतह वहां पर कीट वगैरह जो होता है जो जमीन की उर्वरता को खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पर बेसिकली कीटनाशक का प्रयोग करा जाता है। बट कृत्रिम सतह जो कि आर्टिफिशियल इंसानों ने बनाई है, वहां पर कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चले। अभी हम बात वही कर रहे हैं खेलों में बदलती प्रवृत्तियां। तो अभी हमने सतह को लेकर बात करी कि भाई सतह में किस प्रकार से परिवर्तन आया, पहले कौन सी सतह पर गेम खेले जाते थे और अब कौन सी सतह पर गेम खेले जा रहे हैं, स्पोर्ट्स खेला जा रहा है। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक आएगा पर इसी के अंदर, ठीक है, इसको हम सब टॉपिक कह सकते हैं, पहनने योग्य खेल पोशाक एवं उपकरण। भाई जो पहनने योग्य खेल पोशाक होती है और उपकरण, इसमें क्या चेंजेस आए हैं। देखो, खेल में सही पोशाक और उपकरण का उपयोग करना सुरक्षा और प्रदर्शन दोनों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीधी सी बात है, अगर हम सही पोशाक चुन रहे हैं, ठीक है, और सही उपकरण हम चुन रहे हैं, ठीक है, तो इसका उपयोग करना ना सुरक्षा की दृष्टि से और प्रदर्शन की दृष्टि से, यानी परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी की दृष्टि से दोनों ही क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अगर आपने गलत ड्रेस पहन ली या गलत उपकरण आपने ले लिया तो आपके प्रदर्शन तो बेकार होगा ही होगा, और आपकी सुरक्षा में भी कुछ कमी आ सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, और खेलों की अपनी विशेष आवश्यकताएं होती हैं और उसके अनुसार ही पोशाक और उपकरण तैयार किए जाते हैं।
ठीक है भाई, हर खेल की अपनी एक नीड होती है पोशाक से रिलेटेड, तो वही पोशाक पहने जाते हैं, वही कपड़े पहने जाते हैं और वही इक्विपमेंट भी लिए जाते हैं। अगर कोई दूसरा इक्विपमेंट ले लोगे तो बात ही ना बनेगी, ध्यान रखना। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। जूते और प्रदर्शन। ठीक है, यहाँ पर एक हम जूते को लेकर बात करेंगे भाई, ध्यान रखना। देखो, शूटर के जूते पहनकर क्रिकेट खेलना ना केवल मुश्किल है बल्कि खेल का मजा भी ना के बराबर आपका हो जाएगा। कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, अगर शूटर के जूते पहन लेगा तो वो क्रिकेट खेल ही नहीं पाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जूते और प्रदर्शन, ये भी जूते भी एक पोशाक के अंदर आ जाएगी, है ना। तो जूते का आप देख लो प्रदर्शन में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर जूते आपने सही पहने, गेम जैसे गेम है उसके हिसाब से जूते पहने, तो आपका गेम में आपको जब भी खेल में मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सही बात है। और ऐसे ही जो एथलेटिक्स है, जो आपका एथलेटिक्स है और क्रिकेट के जूतों में स्पाइक्स होते हैं और जो बेहतर पकड़ प्रदान करते हैं। ठीक है, जितने आपके एथलीट्स हैं, ठीक है, और जितने भी और क्रिकेट वालों के जूतों में क्या होता है, स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स क्या होते हैं, देखो आपको दिख रहा है नीचे जो नुकीले नुकीले, जहां पर मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, 2 मिनट को, ये देखो जो मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या है, स्पाइक्स होते हैं, यानी जूते के नीचे कुछ ना कुछ निकल रहा होता है, उसको स्पाइक्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं भाई, पकड़ बनाने के लिए, पकड़ बनाने का काम करते हैं। अब क्रिकेट खेलते हैं तो भाई बच्चों बंदे को रन भी लेना होता है, कैच पकड़नी होती है, तो वहां पे भागना होता है। तो ऐसे में उसकी जमीन से पकड़ बनना बहुत जरूरी हो जाता है, जमीन से पकड़ बनना उसकी बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में स्पाइक्स वाले जूते पहने जाते हैं क्रिकेट के द्वारा और एथलीट्स के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे में स्पाइक्स जो कि बेहतर पकड़ बनाते हैं जमीन से, इसलिए पहने जाते हैं। अब एक क्रिकेट वाला बंदा शूटर के जूते पहन लेगा, ठीक है, शूटर तो भाई ऐसे मारता है ना, उसको कोई भागना थोड़ी पड़ता ज्यादा, तो ऐसे में उसके जूते अलग है, इनके अलग है, पहन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वही बात है। समझ आ रहा है? और बास्केटबॉल के जूतों में हाई एंकल सपोर्ट होता है। जो बास्केटबॉल के जूते होते हैं उसमें हाई एंकल सपोर्ट होता है, जिससे टखने की चोटों से बचा जा सकता है। ठीक है भाई, तो जो बास्केटबॉल के जूते होते हैं उसमें एंकल सपोर्ट होता है, ध्यान रखना है। अब जिससे क्या है ना, जिससे भाई उसके जो टखने की चोट है वो ना के बराबर हो जाती है, टखने की चोट से बच जाता है। और बास्केटबॉल के जूते के अलावा दूसरे जूते पहन लेगा तो उसके टखने में चोट लग सकती है, उसके एंकल में चोट लग सकती है, ध्यान रखना। क्योंकि जो बास्केटबॉल के जूते होते हैं वो एंकल सपोर्ट देते हैं, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब उसके बाद टेनिस और बैडमिंटन के जूते की बात कर लो। अब टेनिस और बैडमिंटन के जूते कम घर्षण वाले होते हैं। ठीक है, अब देखिए घर्षण का मतलब होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। घर्षण का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि दो सतह के आपस में कॉन्टैक्ट में आने से लगता है। अगर मेरा एक हाथ में यूं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, तो मेरे बीच में, अब मैं इसको यहाँ ले जाऊँ पाऊंगा या नहीं ले जा पाऊंगा, तो मेरे बीच में एक फोर्स काम कर रहा है दोनों हाथों के बीच में। ठीक है, उसको हम बोलेंगे घर्षण। समझ आ गया? तो जितनी तेज पकड़ होती है, ये जितनी तेज पकड़ आपकी होगी दूसरी सतह पर, इसका मतलब वहां पर घर्षण ज्यादा है। अब वही बात है, टेनिस और जो बैडमिंटन के जूते होते हैं वो सतह पर कम घर्षण वाले होते हैं, मतलब कि वो ज्यादा पकड़ नहीं बना रहे होते जमीन पर, क्योंकि उनकी जो जूते के नीचे का हिस्सा होता है वो काफी क्या होता है, आपको काफी स्मूथ होता है। ध्यान रखना, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनको फटाफट जो ऐसे मारना होता है सामने वाले से, जो आपकी कोक वगैरह आ रही है, शटल कॉक वगैरह आ रही है, ध्यान रखना। तो ऐसे में टेनिस और बैडमिंटन के जो जूते हैं उसमें कम घर्षण वाले होते हैं। अब मैंने आपको पीछे क्रिकेट के जूते दिखाए जिसमें स्पाइक्स होते हैं, जिसमें दिखाई नीचे से जूते के नीचे कुछ नुकला नुकला निकल रहा होता है, तो वो घर्षण को बढ़ाने के लिए होते हैं, ताकि जब जमीन से कॉन्टैक्ट में वो जूते आए तो घर्षण क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। समझ आ गया? और ध्यान रखना, घर्षण डिपेंड करता है कि आपकी सतह कितनी प्लेन है और कितनी खुरदरी है। जितनी खुरदरी होगी उतना ज्यादा घर्षण होगा, यानी कि रुकावट पैदा करेगा आपके मूवमेंट में। समझ आ गया? और जिस अब देखो बैडमिंटन और टेनिस के जूतों में घर्षण कम होता है, जिससे तेज और सटीक मूवमेंट संभव हो पाती है। अगर उनका घर्षण बढ़ा दिया हमने, अगर हमने उनका घर्षण बढ़ा दिया, 2 मिनट रुको भाई, ठीक है, अगर हमने इनका घर्षण बढ़ा दिया बैडमिंटन के और टेनिस के जूतों का, तो बेचारे चल ही नहीं पाएंगे फटाफट। ठीक है ना, क्योंकि उनको मूवमेंट काफी तेज करनी होती है, ध्यान आपको रखना है। आगे देखो भाई, खेल विशिष्ट पोशाक। हर खेल की अपनी विशिष्ट पोशाक होती है। ठीक है, ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है, खेल विशिष्ट पोशाक का मतलब है पर्टिकुलर खेल के लिए अलग अलग कपड़े। तो जिम्नास्ट को लचीलेपन और सुरक्षा के लिए टाइट लियोटार्ड पहनने की जरूरत होती है। ठीक है, टाइट लियोटार्ड का मतलब यहाँ पर हो गया, लियोटार्ड का मतलब जो जिम्नास्ट कपड़े पहनते हैं। ठीक है, लियोटार्ड क्या हो गया, वो पोशाक होती है जो जिम्नास्ट पहनता है। आपने जिम्नास्ट देखा होगा ना, ये जिम्नास्ट है, तो जो इसने पहन रखा है वो लियोटार्ड है। तो वही मैं कह रहा हूँ,
तो जिम्नास्ट को लचीलेपन और सुरक्षा के लिए टाइट, एकदम टाइट कपड़े पहनने होते हैं, टाइट लियोटार्ड पहनने की जरूरत होती है। और ऐसे ही बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए ढीली पोशाक जरूरी होती है। जो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो उनको ढीले पोशाक की जरूरत होती है, ना कि टाइट कपड़ों की, ठीक है, ध्यान रखना। जो बेहतर मूवमेंट सुनिश्चित कर पाते, ताकि उनको कोई भी ऐसा चुभन हो गया, ठीक है, या कह लो वो टाइट पना ना लगे, ताकि वो इजीली मूवमेंट कर पाए अपने बास्केटबॉल के अंदर, समझ आ गया, तो वो ढीले कपड़े पहनते हैं। आगे चलो भाई। उसके बाद कपड़ों का विकास, कि भाई किस प्रकार से समय के साथ कपड़ों का विकास हुआ है। पहले लोग कैसे कपड़े पहन के खेलते थे, आज के टाइम पे कैसे खेलते हैं, देखो। तो समय के साथ खेल पोशाक के लिए उपयोग किए जाने वाले कपड़ों में भी बड़ा बदलाव आया है। बांस, कपास, ऊन जैसे पारंपरिक कपड़ों के जगह नायलॉन, पॉलिस्टर, ठीक है, आपका टेंसल और ड्राई फिट जैसे आधुनिक कपड़ों ने ले लिए हैं, ठीक है भाई। आपके लिए नाम नहीं होंगे, ध्यान रखना, ये सब वो चीज है जिससे आधुनिक कपड़े बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो बांस, कपास, ऊन जैसे जो पारंपरिक कपड़े होते थे, अब वो नायलॉन, पॉलिस्टर, ठीक है, टेंसल और ड्राई फिट जैसे जो हो गए, उन्होंने जगह ले ली है, क्योंकि खेल में ज्यादा इनको अच्छा माना जाता है आज के टाइम पे, ठीक है, ध्यान रखना। देखो जैसे कि भाई पुराने टाइम पे भाई कुछ ऐसे कपड़े खेले पहने जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे कुछ ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। समझ आता है, बदलाव हो गया है। अब एक और चीज आप देखो, एक आप ये कपड़ा देखो, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे विजिबल हो, इस सर्कल में जो दिखा रखा है, एक हिस्सा देखो, एक हिस्सा देखो, यहाँ पर आपको बिल्कुल पैक दिख रहा है। यहाँ पर जो व्हाइट है उसके बीच में बिल्कुल भी होल नहीं है। बट अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर जो मैंने सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पर जो कपड़ा है ना, इसमें होल है, पोर्स हैं, ठीक है, नहीं छेद हल्के हल्के, जिससे जो है पसीना आर पार हो पाएगा और इजिली जो है वो जितनी गर्मी उसको होगी, उसको ठंडक भी लगती रहेगी जब वो मूवमेंट भी करेगा पूरी, ठीक है, ध्यान रखना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, समझो। तो ऐसे क्या कपड़ों में अब चेंज आ गया है पहले के मुकाबले। और ये आधुनिक कपड़े क्या होते हैं, काफी आरामदायक होते हैं, टिकाऊ होते हैं पहले के मुकाबले। जो पहले कपड़े होते थे बांस, कपास, ऊन से जो बनते थे, उससे ज्यादा टिकाऊ होते हैं, प्रदर्शन को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। साथ ही मौसम और खेल की आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो जाए, उससे भी इन कपड़ों में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे खेल है उसकी आवश्यकता के अनुसार ये बनाए गए हैं, तो इसलिए बेहतर माने जाते हैं पुराने जो ट्रेडिशनल रूप से फॉलो कर जाते थे उनसे। आगे देखिए, खेल उपकरण एवं तकनीकी विकास, कि भाई किस प्रकार से खेल उपकरण का और तकनीकी विकास हमें देखने को मिला है, समझ आ रहा है। तो पहले हम खेल उपकरण की बात हम कर लेते हैं। देखो, अगर मैं खेल उपकरण की बात करूं, खेल उपकरण वो होते हैं जो कि एक स्पोर्ट्स में यूज करे जाते हैं। जैसे कि अब भाई कोई बंदा बैडमिंटन खेलता है तो बैडमिंटन उसके लिए क्या हो गया, स्पोर्ट हो गया। अब कोई टेबल टेनिस खेलता है, अब टेबल टेनिस में जो जिसका यूज करता है खेलने के लिए, ठीक है, टेनिस बॉल हो गया, जिससे वो हिट करता है उस बॉल को, तो वो उसके लिए इक्विपमेंट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो खेल उपकरण में गेंद आ जाएगा, है ना, गोल पोस्ट आ जाएगा, विकेट आ जाएगी, रैकेट, बैट, मैट और जाल आपका आ जाएगा। ये सब उपकरण होते हैं, और भी आप लिस्ट में लिख सकते हो अगर आपको ध्यान है तो, जो जो अलग अलग खेल में यूज होते हैं, यहाँ पर कुछ लिखे हैं। और प्रशिक्षण उपकरण आपका रस्सा, ट्रेडमिल, डंबल, चिन अप बार। तो प्रशिक्षण उपकरण आपके वो होगा जिससे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको ट्रेन करा जाता है, तो आपका ट्रेडमिल, डंबल वगैरह हो जाएंगे। खिलाड़ी उपकरण आपके क्या हो जाएंगे, जूते, हेलमेट, दस्ताने, कोहनी रक्षक, छाती रक्षक, घुटना रक्षक, जो कि क्रिकेट वगैरह में पहने भी जाते हैं, है ना। तो ये आपके खेल उपकरण हो जाएंगे जो खेल में यूज होते हैं। और एक खिलाड़ी उपकरण जिसको आप खेल पोशाक में ले सकते हो, बट अगर आप इसको खिलाड़ी उपकरण में कैटेगराइज भी कर सकते हो, भाई हेलमेट, जूते, दस्ताने, जो कि बंदा अपनी रक्षा के लिए पहनता है, समझ आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले। अब खेलों में भाग लेने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती है, जैसे उपकरण, मशीनें, ठीक है, कपड़े और अन्य सामान, उन्हें खेल उपकरण कहा जाता है, ठीक है। जो भी यूज करा जाता है खेल के अंदर भाग लेने के लिए, वो आपकी खेल उपकरण होती है। और समय के साथ साथ दर्शकों की जरूरत, आपकी नई, ठीक है, जरूरत और नई तकनीक, खेलों में सुधार, सुरक्षा और आपकी जो मनोरंजन के कारण ये उपकरण भी क्या बदलते और बेहतर होते जा रहे हैं। उपकरणों का विकास का मतलब क्या है, कि जैसे जैसे आपका टाइम बीत रहा है वैसे वैसे नीड लोगों की बदल रही है, और नई नई तकनीक आ रही है, तो उसको भी अडेप्ट करा जा रहा है, क्योंकि दर्शकों की जरूरत भी बदलते जा रही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बदलता जा रहा है पर्टिकुलर खेल के लिए। समझ आ गया। तो समय के साथ इवॉल्व हो रहा है और उपकरण का विकास भी तेजी से हो रहा है, ठीक है, ताकि जितने जो खिलाड़ी हैं उनको उतना ही आराम मिल सके पर्टिकुलर चीजों को पहनकर।
समझ आ गया। तो समय के साथ दर्शकों की जरूरत और तकनीकी विकास, खेलों में सुधार हो रहा है, सुरक्षा और मनोरंजन के कारण ये उपकरण भी बदलते हैं। अब यहाँ पर हम खेल तकनीक की बात करेंगे तो विश्व जो है 6G तकनीक की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल तो 5G है लेकिन 6G की तरफ भी बढ़ रहा है। इसी प्रकार जो है खेल भी नई तकनीकों के विकास से पीछे नहीं है, वो भी नई जितनी भी तकनीक आ रही है उसको अडॉप्ट कर रहा है। तो तकनीकों में नवीनता आने से सही निर्णय, प्रदर्शन बढ़ोतरी, ठीक है भाई, आप खिलाड़ियों का मूल्यांकन, रणनीति बनाने में, उपकरणों का आविष्कार, डोपिंग जांच, ठीक है। डोपिंग के बारे में आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे बिल्कुल, ठीक है। डोपिंग वो होता है भाई, देखो डोपिंग का मतलब ये हो गया, देखो जितने भी बैन पदार्थ है जिससे खेलों में प्रदर्शन बढ़ाया जाता है, चाहे कोई बंदा इंजेक्शन ले रहा हो, चाहे कुछ दवाई वगैरह खा रहा हो, जिससे जिससे उसका प्रदर्शन बढ़ जाए तो वो डोपिंग हो जाती है ना। तो डोपिंग जांच करना, दिव्यांग खिलाड़ियों की सहायता, ठीक है। और प्रसारण को अधिक सुगम बनाना। प्रसारण का मतलब ये हो गया कि भाई जहां पर खेल हो रहा है उसका टेलीकास्ट करना, ये भी सुगम होता जा रहा है और सुलभ रूप से बढ़े हैं टाइम के साथ। तो यही बोला गया तकनीकों में नवीनता आने से क्या हो गया भाई, सही निर्णय लिए जा रहे हैं, खेल से रिलेटेड प्रदर्शन में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। विरोधी खिलाड़ियों का मूल्यांकन इजीली हो पा रहा है, रणनीति बना पा रहे हैं, हम प्लान बना पा रहे हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है, उपकरणों का आविष्कार नया नया हो रहा है, डोपिंग जांच इजीली कर पा रहे हैं, दिव्यांग खिलाड़ियों की मदद हम कर पा रहे हैं अच्छे से, और प्रसारण भी यानी टेलीकास्ट भी अच्छे से कर पा रहे हैं गेम्स का, तो वो सुलभ सरल हो गए हैं तकनीकी विकास से, ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर कुछ नाम है, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एग्जाम्पल, कि भाई कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं जो कि इजीली, जो कि क्या दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हमें देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कोई एआई है, ठीक है, आपके आज के टाइम पे तो काफ़ी बढ़ रहा है ये। स्मार्ट बेल्स इन क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर स्मार्ट बेल्स का यूज़ होता है, ठीक है। होकाई हो जाएगा, तो फ्लाइंग ड्रोन्स हो जाएंगे, कैमरा मूवमेंट्स हो जाएगा, फोटो फिनिश कैमरा हो जाएगा, तो बहुत सारे यूज़ करे जाते हैं जो कि खेल को सुलभ बनाते हैं, उनका जो प्रसारण है वो और इजी हो गया है आज के टाइम पे, ठीक है, पहले के मुकाबले। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे मैं बात करूं शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प, कि भाई फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपके कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। देखो, तो शारीरिक शिक्षा का या शारीरिक शिक्षा के अंदर करियर बनाने में बहुत महत्व है, ठीक है भाई। आप मत समझना फिजिकल एजुकेशन को सब्जेक्ट नहीं है, ये ना कि वो स्वास्थ्य सुधारने में मदद करता है, भाई हेल्थ की बात तो करता ही करता है, बल्कि इससे जुड़े करियर भी बना सकते, इससे जुड़े आप बहुत सारे करियर भी बना सकते हो। कुछ करियर सीधे शारीरिक शिक्षा से जुड़े होते हैं, जैसे कि भाई शिक्षक हो गया, कोच हो गया, खेल अधिकारी हो गया, उपकरण बनाने वाले हो गए, ठीक है, खिलाड़ी, प्रशासक और फिटनेस ट्रेनर हो गए, जो कि सीधे शारीरिक शिक्षा से जुड़े होते हैं ये वाले, ठीक है। ये सब क्या है भाई, फिजिकल एजुकेशन जुड़े हुए जुड़े हुए करियर है, ये सारे ध्यान रखना है। और इसके अलावा भाई शारीरिक शिक्षा में से कई अन्य क्षेत्रों में भी मदद मिलती है, जैसे कि भाई सेना, डॉक्टर, आपका इंजीनियर, वैज्ञानिक, पायलट इत्यादि। अगर आपने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम कर रखा है तो आपको सेना, डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे वैज्ञानिक है, कुछ भी और फील्ड हो, वहां पर आपको फायदा मिलता ही मिलता है, कुछ ना कुछ आपको छूट मिलती है। और खिलाड़ियों के लिए कुछ नौकरियों में खास कोटा होता है कि भाई हाँ पर्टिकुलर अगर आप इस फील्ड से है तो आपको कुछ ना कुछ छूट दी जाएगी, कोटा दी जाएगा, आयु में छूट दे दी जाएगी, तो ये आपका फायदा मिलता है आपको, ठीक है। ये कुछ नाम है भाई, ठीक है, जहां जहां पर जो है आप करियर बना सकते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की बुक से ले रखा है मैंने, बट कोई बात नहीं। देखो, अगर आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है तो आप टीचिंग सेक्टर में अपने करियर बना सकते हो। आप देखो ना, आपके स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता ही नहीं होता, आप बोलोगे होता है ना, तो बस आप भी बन सकते हो। तो आप प्राइमरी लेवल पर इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, ठीक है भाई, बच्चों को सिखा सकते हो गेम कैसे खेलते हो, वो इंस्ट्रक्टर होता है। और टीचर बन सकते हो प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर यानी कि 6 to 8 या 10 तक आप कह सकते हो, तो वहां पर आप टीचर बन सकते हो, डेमोन्स्ट्रेटर बन सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पर आप लेक्चरर बन सकते हो फिजिकल एजुकेशन के, तो आपको जो 11th-12th में फिजिकल पढ़ाते हैं वो लेक्चरर होते हैं। कॉलेज लेवल पर आप प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है, आप कहीं और टीचिंग कर सकते हो। और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में आप स्पोर्ट साइंटिस्ट, रिसर्चर बन सकते हो, ठीक है, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो। तो ये टीचिंग करियर में आपका, टीचिंग सेक्टर में आप अपने करियर बना सकते हो फिजिकल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। आप ये मत सोच रहे हैं बस लिख दिया भाई हम बने करियर बनाएंगे कैसे, भाई आपको पहले डिसाइड करना है क्या बनना। अब उसके लिए आपको रिसर्च करने की, हाँ भाई पर्टिकुलर चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ट्रेनिंग सेक्टर में जहाँ पर आप कोचिंग वगैरह कोच बन सकते हो, है ना, तो यहाँ पर आप इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में कोच बन सकते हो। वेरियस स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में आप ग्राउंड एम्प्लॉय बन सकते हो। उसके बाद आप इंडस्ट्रियल
रिक्रिएशन में आप काम कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है भाई, कितने बताऊं मैं आपको। हेल्थ फिटनेस रिलेटेड सेक्टर में आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर में जरा प्लेयर भी बन सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और प्लेयर्स को गाइड वगैरह करना हो, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजर हो, भाई आपको स्पोर्ट्स इवेंट है उसको मैनेज करना है, तो इसके लिए भी आप अपना जो है करियर बना सकते हो। बहुत डिमांड रहती है आज के टाइम पे इनकी, तो ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, या भाई पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट्स को टारगेट करके आप उसके जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है। कमेंटेटर बन सकते, तो बहुत सारे फील्ड जो कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ही है, ठीक है। अगर आप सोचो वो करना चाहोगे तो इजीली हो जाएगा। अब आगे देखो, खेलो इंडिया कार्यक्रम, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक खेलो इंडिया कार्यक्रम और एक फिट इंडिया मूवमेंट, जो इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। नई टॉपिक है फिट इंडिया मूवमेंट आपका। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, क्या इसका महत्व है, क्यों करा गया, इसके बाद हम करेंगे। देखो, तो खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो है राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर खेलों का विकास यानी कि स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट करना है, इसके लिए किया गया है, ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है, खेलों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, पार्टिसिपेशन हो, और वो एक्सीलेंस को बढ़ावा देना है, यानी कि उत्कृष्टता, लोगों की भागीदारी बढ़े खेल के अंदर, उनकी उत्कृष्टता बढ़े, को बढ़ावा देना है। और इसे 2018 में शुरू किया गया था। कब किया गया था भाई, 2018 में, एमसीक्यू में आता था, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चले, अब इसकी शुरुआत बता चुका हूँ वैसे तो, और पहला आयोजन कब हुआ देखो, तो पहली बार 2018 में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन दिल्ली में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है कहाँ पर हुआ था, जिसमें छात्रों ने 16 खेलों में 209 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करी थी। कितने, 209 स्वर्ण पदक, मेडल, और किसमें, 16 खेलों के अंदर क्या करी थी भाई, प्रतिस्पर्धा नहीं, कंपटीशन करा था। और टोटल क्वेश्चन आ जाए भाई कि भाई कितने खेल है खेलो इंडिया कार्यक्रम में, कितने, 16 है भाई, ध्यान रख लेना। और इन खेलों का प्रसारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल चैनलों पर करा गया, जैसे कि भाई स्टार स्पोर्ट्स हो गया, इन पर भी किया गया था, ठीक है। और खिलाड़ियों के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ध्यान रखना, जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नाम में बदलाव इसका हुआ है, पहले से खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था, लेकिन अब इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG के नाम से जाना जाता है, जिसको हम खेलो इंडिया कार्यक्रम कहते हैं। तो इसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कार्यक्रम की जगह आप कहने लग गए हैं इसको हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसको कहा जाने लगा है, नेम में बदलाव आपको ध्यान रखना है। श्रेणियों की बात करूँ, 17 साल से कम उम्र के स्कूली छात्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और 21 साल से कम उम्र के कॉलेज के छात्र। अब मैं डायरेक्ट कहूँ तो 17 से 21, ठीक है, 17 साल से कम तो आप 16 मान लो, ठीक है, 16 से 21 साल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप भी बच्चों को दी जाती है इसके अंदर। तो चयनित खेलों और खिलाड़ियों को, पर्टिकुलर खेल चयनित हो जाते हैं, उसके बाद जो खिलाड़ी इसमें चयनित होते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए 8 वर्षों तक हर साल 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करी जाती है, ठीक है भाई। तो ऐसे बच्चे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या जिनको चुन लिया जाता है कि हाँ ये इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगे, तो उनको हर साल 8 सालों के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये कार्यक्रम खेल प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए मदद करता है, ठीक है, ध्यान रखना। जितना भी ये खेलो इंडिया प्रोग्राम है, छात्रवृत्ति बच्चों को देता है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे तैयार हो जाए और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ करें, उसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए है ये। आगे देखो भाई, जो अपना है फिट इंडिया मूवमेंट या फिट इंडिया कार्यक्रम, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है ना 29 अगस्त 2019 खेलो इंडिया के बाद करी गई थी, ठीक है। 29 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है भाई। और इसका उद्देश्य जो है फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना है। आपको पता है कि जो आज की जीवन शैली वो इतनी बदल रही है कि लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो फिट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग इसलिए ही करी गई थी ताकि जो फिटनेस को हमारे जीवन का, दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनाया जाए फिर से, ठीक है। इस अभियान का मिशन लोगों की आदतों को में बदलाव लाना, उनका लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है, उनकी हैबिट में बदलाव लाना है, और उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली के लिए और प्रेरित करना है कि भाई वो अग्रसर हो जाए एक सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। उद्देश्य क्या है, फिटनेस को आसान बनाना, मजेदार बनाना और निःशुल्क बनाना। ये जो फिटनेस है वो आसान होए, मजेदार हो जाए और वो निःशुल्क हो जाए।
और फिटनेस और शारीरिक गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलाना कि भाई फिटनेस गतिविधियां कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ के लिए, सबके बारे में अवेयरनेस फैलाना। स्थानीय पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करना, जितने भी स्थानीय गेम्स होते हैं मतलब पर्टिकुलर एक रीजन में खेले जाते हैं, पारंपरिक खेल जो बहुत पहले से खेले जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, जो पहले से चलते आ रहे हैं, उनको और प्रोत्साहित करना, यहाँ कि वो गायब हो जाए ऐसा नहीं करना, बल्कि उनको प्रोत्साहन देना ताकि वो और खेले जाए, क्योंकि गेम्स के द्वारा ही फिटनेस आती है, ध्यान रखना। और फिटनेस को हर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पंचायत, गांव का तक पहुंचाना। ठीक है भाई, तो फिटनेस को हर एक क्षेत्र तक पहुंचाना है, जब ये आपके पाठ्यक्रम में भी ऐड करा गया है, ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में ऐड करा गया है फिट इंडिया मूवमेंट, ताकि आप जान पाओ इसके बारे में और बाकी को बता भी पाओ। ठीक है, देखो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको पढ़ा के, है ना, तो जागरूकता फैला ही रहा हूँ। और भारतीय नागरिकों के लिए एक ऐसा मंच बनाना जहां वे फिटनेस से जुड़ी जानकारी साझा कर सके और जागरूकता बढ़ा सके, ये कैसा एक ऐसा मंच बनाना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में कीजिए, नेक्स्ट चैप्टर को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, ध्यान रखना, यानी फीडबैक जरूर देना आपको। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।